गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? भैया आज बाकी सब कहाँ गायब हो गए? बच्चों अब आप सबसे पहले ये बताओ, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर? तो एक्टिव रहा करो, सोते से रहते हो एकदम। टोटली फिट, एकदम फिट होने चाहिए हो आप। कोई बात नहीं, जैसे जैसे सोकर उठते रहेंगे वैसे वैसे बच्चे बच्चे आते रहेंगे धीरे धीरे। अब आप ये बताओ, सिमिलैरिटी तक की सारी बातें आपको क्लियर? देखो, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ऐसी बातें हैं, जब आप क्वेश्चन करोगे ना, ये आपको तभी समझ आएंगी, वरना आप थोड़े थोड़े कंफ्यूज रहोगे। अगर आपको सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को लेकर कोई भी डाउट होगा, तो अब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, वो सारे दूर हो जाएंगे डाउट। देखो अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। लास्ट क्लास में कुछ करा था बच्चों हमने? ये क्वेश्चन हो गया था लास्ट क्लास में? चलो हो भी गया था, फिर भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग हिमांशी, फटाफट से स्टार्ट करो अब इसको। गुड मॉर्निंग परिणीति। भाई सिमिलैरिटी में आपके पास 3 पॉइंट थे, कॉन्ग्रुएंसी में आपके पास 4 पॉइंट थे, बस उन्हीं 7 पॉइंट्स के ऊपर अब ये जितने भी क्वेश्चन है उसी के ऊपर होंगे सब। गुड मॉर्निंग संदीप। गुड मॉर्निंग सर। संदीप एकदम सोकर उठते ही सीधा क्लास में? आई टेक सम टाइम, हाफ एन आवर जल्दी उठता हूँ। आवाज ऐसा लगता ही है सर, सुबह सुबह क्या करे। ओके, चलो बच्चों इस क्वेश्चन को करो, बताओ आंसर कितना होगा फटाफट से। भाई देखो, आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, और आप बच्चों एक बात और समझ लो, ये आपके पास एकदम छोटा सा पॉइंट है सिमिलैरिटी, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट यही है आपके पास सिमिलैरिटी। इस बात को भी आप याद रखना, जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे सब में सिमिलैरिटी लगेगी, इस बात को आप याद रखना। और कहीं कहीं तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि इसमें सिमिलैरिटी कैसे लगाएं। देखो, एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, आपने ए बी पर कोई पॉइंट है पी, ए बी पर एक पॉइंट है पी, उसके बाद आपको बोला है ए सी पी, ए सी पी इक्वल है ए बी सी के। ये दोनों इक्वल हैं। भाई आपको ये दोनों तो इक्वल बता दिए, और ये जो एंगल ए है ये तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। भाई अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब थर्ड वाला तो खुद ही इक्वल हो जाएगा। तो अब आप यहां से ऐसा बोल सकते हो कि भाई ए सी एंड पी, ए सी पी किसके साथ सिमिलर होगा बताओ? ए सी पी किसके साथ सिमिलर होगा? ए सी पी सिमिलर होगा ए बी सी के। ये बात आपको पहले भी समझाई थी कि एक को तो आप कैसे भी लिख लो, लेकिन दूसरे वाले को इसी के हिसाब से लिखना पड़ेगा। एंगल ए इक्वल है एंगल ए, एंगल सी इक्वल है एंगल बी, और एंगल पी ये तो खुद से इक्वल होगा। नहीं, ये होगा ए बी सी, ये होगा ए बी सी। अब देखो फटाफट से सिमिलैरिटी लगाओ। सिमिलैरिटी को लिखने का तरीका, इधर से आप कोई भी दो ले लो, जैसे इधर से लिया आपने ए सी, तो फिर राइट हैंड साइड वाले ट्रायंगल में से भी आपको यही दोनों साइड लेनी पड़ेंगी, ए बी। उसके बाद इधर से लिया आपने सी पी, फिर उधर से भी आपको ये लास्ट वाले दोनों साइड लेनी पड़ेंगी बी सी, फिर उधर से लिया आपने ए पी, फिर इधर से भी आपको यही दोनों साइड लेनी पड़ेंगी ए सी। अब देखो इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है आपको एपी। एपी फाइंड आउट करना है, तो एसी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 9। उसके बाद आपको बोला है कि सीपी है 12 और बीसी है 15। बस एपी की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 36/5 या फिर 7.2। समझ आई बच्चों क्वेश्चन? ये सिमिलैरिटी कैसे अप्लाई करोगे? प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन
एंगल बाइसेक्टर या मीडियन से, दूसरा क्वेश्चन सिमिलैरिटी से, और तीसरा क्वेश्चन सर्कल से आएगा। करो इसको, बताओ आंसर कितना होगा फटाफट से अब। प्रीलिम्स के लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लो आप थोड़ी सी मेंस की, क्योंकि वहां 15 क्वेश्चन आएंगे और वहां क्वेश्चन बनेंगे थोड़े डीप में से, जिसके लिए आपको ये इतनी थ्योरी समझाई है। देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला है एक ट्रायंगल है ए क्यू आर, ए बी पैरेलल है। देखो ये तो बच्चों आपको नोट कराया होगा ना डायरेक्ट रिजल्ट, तो कितना होगा पी ए, भाई ये ट्रायंगल तो आपको डायरेक्ट नोट कराया होगा, पी ए अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी आर। वैल्यू पुट करके आपको पीबी की वैल्यू बतानी है। ए बी है आपके पास 3, क्यू आर है 9, पीबी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, पी आर है आपके पास 6, तो पीबी कितना हो जाएगा 2। समझ आया बच्चों क्वेश्चन। और इसको ना, ये जो ट्रायंगल आपके सामने है, इसको तो आप एकदम रट लो, इसके 2-3 रिजल्ट होंगे, उन रिजल्ट को तो आप एकदम रट के दिमाग में बिठा लो। गुड मॉर्निंग मानस, करो इसको फटाफट से बताओ। देखो आपके इस क्वेश्चन में बताना है, इसमें क्या बताओगे भाई, इसमें बताना है आपको कि आपके पास देखो 2 ट्रायंगल बनेंगे। इस क्वेश्चन को आप समझ लो, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन होने जरूरी थे। एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी एंड सी, दूसरा ट्रायंगल है आपके पास डी ई एंड एफ। उसके बाद आपको बोला है एंगल ए है आपके पास 50, एंगल बी है आपके पास 70, और एंगल सी है आपके पास 60। और उधर से बोला है बच्चों डी है आपके पास 60 और ई है आपके पास 70 और एफ है आपके पास 50। तो आपको ये बताना है कौन से एंगल सिमिलर होंगे, मतलब ए बी सी और डी एफ आपस में सिमिलर होंगे, आपको इस टाइप से बताना है। ए सी बी और डी ई एफ ऐसे सिमिलर होंगे, ऐसे आप बताओ अब इन दोनों में से कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इसके ऑप्शन होने थे लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी बता सकते हो भाई, एक साइड वाले को तो कैसे भी लिख लो, लेकिन दूसरे वाले को उसी के हिसाब से लिखना पड़ेगा। बस वही दोनों ट्रायंगल आपके पास सिमिलर हो जाएंगे। एक को तो आप कैसे भी लिख लो, सपोज एक को लिख लिया आपने ए बी एंड सी, ए है आपके पास 50, बी है आपके पास 70, सी है आपके पास 60। अब आपको जो दूसरा वाला ट्रायंगल है ना, वो भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा 50, 70 और 60। 50 देखो इसमें कौन सा एंगल है एफ, 70 देखो कौन सा एंगल है ई, और 60 देखो कौन सा एंगल है डी। तो इसका मतलब आप अगर ए बी सी को लोगे तो ए बी सी सिमिलर होगा एफ ई डी। समझ आई बच्चों बात, इसमें बस आपको ये छोटी सी सिमिलैरिटी बतानी थी कि कौन से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और कोंग्रेंसी से ज्यादा जरूरी सिमिलैरिटी है, इस बात को भी याद रखना। करो इसको, बताओ आंसर कितना होगा फटाफट से, अब अप्लाई करते रहो। सिमिलैरिटी में टाइम नहीं लगेगा, 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बस आपको ये समझ आना चाहिए कि बस कहां सिमिलैरिटी लगेगी। सिमिलैरिटी लगते ही साइड का रेशियो इक्वल। भाई आपको ये एक बहुत खूबसूरत सी फिगर दी है, और इसमें आपको बोला है, क्या बोला है, क्यू ए और पी बी ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। उसके बाद ये परपेंडिकुलर है, ए ओ है 9। बताओ इसमें कैसे सिमिलैरिटी लगाओगे। देखो आपके पास यहाँ 2 ट्रायंगल बन गए, ये आपके पास 2 ट्रायंगल बन गए। एक को तो आप कैसे भी लिख लो जैसे आपका मन करे, ओ ए क्यू। अब सब बच्चे इसी के रेस्पेक्ट में लिखो। भाई एक को तो लिख लिया आपने ओ ए क्यू, ओ ए क्यू किसके साथ सिमिलर होगा,
एक को तो कैसे भी लिख लो, लेकिन अब सब बच्चे इसी के हिसाब से लिखना, सब अलग लिखते हो तब भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ओ ए क्यू के हिसाब से बताओ भाई। आपको एक बात तो समझ आ रही है ना कि ये सिमिलर क्यों हो रहे हैं, एंगल एंगल और एंगल से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको। भाई ये एंगल है 90, ये 90, ये वाला एंगल इसके इक्वल, दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड वाला खुद इक्वल हो जाएगा। तो भाई इस चीज पर भी आप ध्यान देते रहना, ये सिमिलर कैसे हो रहे हैं। बच्चों किसी को दिक्कत आए तो बता देना। ओ ए क्यू सिमिलर होगा किसके साथ, देखो ये जो एंगल ओ है ये तो ओ के इक्वल होगा, ये जो एंगल ए है ये है 90, अब उधर से कौन सा एंगल 90 है, बी, और उधर से जो क्यू है वो किसके इक्वल होगा, पी। तो अगर आप ओ ए क्यू लोगे तो वो सिमिलर होगा ओ बी पी के साथ। सिमिलर हो गया तो आप सिमिलरिटी अप्लाई कर दो, ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन बी पी इक्वल्स टू ओ क्यू अपॉन ओ पी। आपको बताना है ए क्यू, फटाफट से बताओ भाई। पीपी कितना है आपके पास 8, ए ओ कितना है आपके पास 9, और ओ बी कितना है आपके पास 6, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 12। ए क्यू आ गया आपके पास 12। भाई बच्चों आप थोड़ा सा इस बात पे भी ध्यान देते रहना कि ये सिमिलर क्यों हो रहे हैं। भाई सिमिलरिटी के लिए आपको 3 ही पॉइंट लिखा है, तो बताओ फर्स्ट पॉइंट क्या था। कहीं ऐसा ना हो बच्चों को यही समझना आ रहा हो कि सिमिलर क्यों हो रहे हैं। भाई फर्स्ट पॉइंट बताओ क्या था। भाई फर्स्ट पॉइंट तो सबको सेम ही नोट कराया होगा। फर्स्ट पॉइंट होगा एंगल एंगल और एंगल, जो नोट कराया था आप वही बोलो, फिर सब अलग अलग बोलोगे फिर दिक्कत। फर्स्ट पॉइंट था एंगल एंगल और एंगल, अगर दो ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं तब वो सिमिलर हो जाएंगे, जैसे ये इक्वल हुआ। भाई अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को देखोगे ओ ए क्यू और ओ बी पी, ये सिमिलर हुए इस फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी की वजह से। उसके बाद दूसरा आपके पास क्या नोट कराया था आपको, सेकंड पॉइंट आपको क्या नोट कराया था बच्चों, इस सिमिलैरिटी को आप रट लो। इसका अब यूज यहां से स्टार्ट हो गया ना 2D में भी, और यहां भी इसका यूज चलता ही रहेगा। साइड साइड और साइड, अगर आपके पास तीनों साइड का रेशियो इक्वल है, वो क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, तब भी वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और थर्ड वाला क्या नोट कराया था बताओ, साइड एंगल साइड। अब जहां भी हम बोले कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इसका मतलब इन तीनों में से किसी न किसी प्रॉपर्टी से वो सिमिलर होंगे, तो इस बात को भी आप याद रखना। इक्वल्स टू, भाई ये तो गायब ही हो गया। देखो ये क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, करो इसको। क्योंकि सिमिलैरिटी में फिर से वही बात मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बस ये समझ आना चाहिए कि कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर आपको ये बात पता चल गई फिर तो बस सिमिलैरिटी अप्लाई करनी है। अब बताओ इसको देखो आप, इसमें कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे बताओ। इस पॉइंट में एक बात और होगी जो आपको नहीं बताई, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करो। और बच्चों अब की बार हम ऐसा करेंगे, जो सैटरडे में क्लास होती है उसको एडवांस मैथ की क्लास करेंगे। भाई इस बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। भाई देखो इसके लिए ना आप एक बात समझ लो, ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आप एक बात समझ लो। आप मुझे एक बात बताओ, आपने साइक्लिक क्वाड्रेटल का नाम सुना है। अब टाइपिंग मत करो, पहले मेरे को जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नाम सुना है। सर जो सर्कल के अंदर होता है। बिल्कुल सर्कल के अंदर होता है, वो बात तो हम सर्कल में करेंगे। बस हम वैसे ही पूछ रहे, नाम सुना, वैसे आपने सही बताया। जो सर्कल के अंदर होगा, जो सर्कल की चारों वर्टेक्स को टच करेगा, वो होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसकी ना एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, बाकी तो मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता क्यों है, कैसे बना। लेकिन यहाँ बस आप इतना समझ लो, ये है करेक्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पहली बात तो आपको कैसे पता चलेगा
कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये मैं आपको सब समझाऊंगा जब नेक्स्ट टॉपिक सर्कल स्टार्ट करेंगे कि अपोजिट एंगल का सम 180 क्यों होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों बना, कैसे बना, सब। लेकिन यहाँ बस याद कर लो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे पता चलेगा कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। भाई आप, मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये एंगल है 57, ये एंगल है 123, इसको छोड़ो, आप मुझे ये बताओ, ये ऊपर वाला एंगल है 150 और दोनों एंगल का सम होगा 180, तो फिर ये सामने वाला एंगल कितना होगा, डी एंगल कितना होगा बताओ। भाई ये अंदर वाला बताओ, पहले बाहर वाले की बात बाद में करेंगे। 123। अब भाई उसके बाद सी, डी और ई, ये है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन कितना होती है बच्चों, 180 डिग्री। तो अगर ये अंदर वाला एंगल है आपके पास 123, तो फिर ये आप मुझे बाहर वाला एंगल बताओ कितना होगा। 57। तो बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमेशा ये बात होगी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसका मतलब ये जो एंगल है और यहाँ जो एंगल बनेगा वो आपस में इक्वल होगा। समझ आई बच्चों बात। भाई सबसे पहले आप ये देखोगे, अब देखो इस क्वेश्चन को समझो, बस इसमें आपको यही समझना था कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। अपोजिट एंगल का सम देखो कितना है, 180। 180 है तो इसका मतलब अगर ये एंगल है 57, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा। यहां बस आपको इतना ही समझना है, बाकी आगे की बात तो हम आगे ही करेंगे। ये बात समझ आई बच्चों। आपने देखा अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, जैसे देखा अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, वैसे ही आपको समझ आ जाएगा कि वो जो बाहर वाला एंगल है वो भी 57 होगा। अब सिमिलैरिटी अप्लाई कर दो। अब आप मुझे ये बताओ, ए, ई और डी, ए, ई, डी को बताओ किसके साथ सिमिलर होंगे। सब बच्चा भी इसको बताओ, ए, ई, डी किसके साथ सिमिलर होंगे। फिर से वही बात, एक को तो आप कैसे भी लिख लो जैसे आपका मन करे, लेकिन दूसरे वाले को फिर सेम इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। ए, ई, डी सिमिलर होगा ए, बी, सी के साथ। जब आपको, अभी आप मुझे ये बता दो कौन सी प्रॉपर्टी से सिमिलर होना है। ये बात तो भैया आपको देखते ही समझ आ जानी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी से। आपको 3 प्रॉपर्टी नोट कराई थी, तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी से सिमिलर हुए। एंगल, एंगल और एंगल से। भाई तीनों एंगल इक्वल हैं, इसमें तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आपको अगर ये पता चल गया कि ए, ई, डी और ए, बी, सी ये सिमिलर हैं, सिमिलर पता चलती, बस सिमिलरिटी तो अप्लाई करनी है उसके बाद आपको, और आपका आंसर आ जाएगा। ये एकदम बहुत इजी पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इजी। अगर आप इसको समझ के चलोगे तो बताओ फटाफट से आंसर कितना होगा। भाई आपको बताना है ईसी, आपको बताना है ईसी, तो इसका मतलब आप एसी फाइंड आउट कर लो। भाई आप एसी फाइंड आउट कर लो, एसी में से एई को सबट्रैक्ट कर देना, ईसी आ जाएगी। तो इसका मतलब एसी तो करनी है आपको बच्चों फाइंड आउट। उसके बाद एडी देखो आपको कितना गिवन है, 11। उसके बाद देखो ए बी है आपके पास कितना, 18, और ए ई है आपके पास 9। तो बच्चों ए सी कितना आ गया आपके पास, 22। भाई ए सी हो गया आपके पास 22, ए सी हो गया 22, और ए ई है आपके पास 9। तो फिर ई सी कितना होगा, 13। भाई अगर आप ए सी में से ए ई को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास ई सी आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 13। समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। सर इसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेटर को प्रॉपर्टी यूज नहीं करके डायरेक्ट जो
ई एंगल है 123 है, तो स्ट्रेट लाइन है ना सर, तो डायरेक्ट 180 माइनस 123 कर दिए, डायरेक्ट 57। उसको भी कर सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन है, वो बात तो सेम ही है, क्योंकि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसी में भी तो वो इसीलिए होता है बाहर वाला, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। जी लेकिन अब यहाँ आपको बार बार स्ट्रेट लाइन के नहीं सोचना, आपको बस ये देखना अपोजिट का सम 180 डिग्री, तो ये दोनों 57। ओके सर। बात दोनों सेम ही है, जो आप बोल रहे हो जो हम बोल रहे हैं। बस हम थोड़ी सी मैथ जानते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ नाम जरूर लेना, चाहे कुछ भी नाम लेना हो। अब देखो इस एंगल को देखो आप, भाई सबसे पहले रिश्ता वही सोचने, बिल्कुल। भाई आपने देखा अपोजिट एंगल का सम 180, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 75। फटाफट से बताओ, अब इसमें ए ई डी, देखो बताओ ये आपको किस लिए बताया है, ये आपको इसलिए बताया है, जब आगे जाकर हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहां आपको ये देखना पड़ेगा कि अब जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अपोजिट एंगल का सम 180, तो वहां आप स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते। देखो जैसे ये क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा और एक इधर 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर अब आपसे कोई ये बाहर वाला एंगल पूछेगा, तो अब इधर आप ये नहीं कर सकते जो आप कर रहे हो, वो आपको आगे समझाएंगे। तो अभी ये तो है सर्कल का, ट्रायंगल का क्वेश्चन, यहाँ तो एक स्ट्रेट लाइन है, 180 माइनस 105 कर दो। लेकिन जब आगे जाएंगे तब आप ऐसे नहीं कर पाओगे। चलो फिलहाल कोई बात नहीं, आगे की बातें बाद में। इसको बताओ एईडी किसके साथ सिमिलर होगा, एईडी सिमिलर होगा एबीसी के साथ। अगर सिमिलर होगा तो फटाफट से आंसर बता दो कितना। भाई जब आपको यही पता चल गया कि कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है, और यही तो आपको पता करना था, ए ई अपॉन ए बी इक्वल्स टू ई डी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए सी। भाई फटाफट से अप्लाई करो, और अब तो आंसर बता दो बच्चों कम से कम। अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। ए बी आपको फाइंड आउट करना है, ए ई है 12, ई डी है 2 और बी सी है 3, तो कितना होगा, ए बी इक्वल्स टू 18। गोट इट हुआ बच्चों, कुछ नहीं हुआ। करो इसको, बताओ कितना होगा। अब जितने भी कल आपको 3-4 पॉइंट समझाए थे ना, ये सारे क्वेश्चन उसी के ऊपर है। प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा। भाई दो ट्रायंगल हैं, आपको पहले से ही बता दिया कि ये दोनों सिमिलर हैं। उसके बाद आपको दोनों ट्रायंगल के पैरामीटर्स दे दिए 36 और 24। उसके बाद सेकंड वाले ट्रायंगल की साइड पी क्यू है 10, तो ए भी बतानी है कितना होगा। ये तो आपको भाई नोट कराया था। बताओ प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। भाई मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया है, जो कुछ भी आपको गिवन है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। लेकिन अगर एरिया को छोड़कर और कुछ भी है तो वो उसके नॉर्मल रेशियो के इक्वल होगा। तो देखो आपको ए बी सी और डी ई एफ, इन दोनों का पैरामीटर गिवन है आपको 36 और 24। उसके बाद देखो ए बी आपको फाइंड आउट करनी है, ये बच्चों पी क्यू आर है। ए भी आपको फाइंड आउट करनी है, पी क्यू की वैल्यू गिवन है आपको 10, तो ये कितना हो जाएगा 360 अपॉन 24, मतलब 15। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। समझ आई बच्चों बात। और मैं आपको प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपके प्रीलिम्स से पहले, ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं सब। करो इस क्वेश्चन को, करो एक बार इसको ट्राई।
आपको बतानी है BC की लेंथ कितनी होगी। देखो भाई, क्वेश्चन में आपको बोला है आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है आपके पास, ए बी पे 90 डिग्री है, तो आप इसको ऐसे बना लो, कैसे भी बना लो, ज्यादा इजी कैसे पड़ेगा ये, ए बी सी। अब ठीक है, आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ये बी पे 90 डिग्री है। उसके बाद आपको बोला है कि भाई आपने ए से बीसी पर, ए से बीसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और ये पॉइंट मीट करेगा यहाँ डी पर। उसके बाद आपको बोला है कि भाई ए डी है आपके पास 6, बी सी है आप, सॉरी बी डी है आपके पास, कुछ गड़बड़ होगी क्या बच्चों? अब ठीक है, देखो आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, समझो आपने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा बीसी पर, उसके बाद ए डी है आपके पास 6 और बी डी है आपके पास 4, और आपको बीसी की लेंथ बतानी है कितना होगी। बताओ कैसे करोगे? बोलो भाई, सबसे पहले आपको कुछ समझ आए या ना आए, एक बात तो समझ आई होगी। सबसे पहले आप मुझे ए बी बता दो कितनी होगी, ए बी बताओ कितनी होगी। भाई ए बी बताओ कितना होगी, इसमें क्यों इतने परेशान हो? भाई ये एंगल है 90 डिग्री, ये है 6, ये है 4, तो आप इसको नहीं बता सकते ये कितनी होगी? ये तो आपको फर्स्ट क्लास में नोट कराया था, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, 52, तो एच की वैल्यू कितना हो जाएगी, √52। तो आपके पास बच्चों ए बी कितना आ गया, √52। उसके बाद अब आपको बीसी बतानी है। अब बताओ कैसे बताओगे? सबसे पहले तो आप इसको बेसिक से ही देख लो भाई, उसके बाद आप इसमें फिर से सिमिलैरिटी अप्लाई कर दो। अब इसमें बताओ सिमिलैरिटी कैसे अप्लाई करोगे? देखो इस आपको फाइंड आउट करनी है बीसी, तो इसमें सिमिलैरिटी अप्लाई कर दो आप, ए बी एंड सी। ए बी सी बताओ किसके साथ सिमिलर होगा, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, क्योंकि इस छोटे वाले ट्रायंगल की तीनों साइड आपके पास है। छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी एंड सी किसके साथ सिमिलर होगा? बोलो बच्चों। भाई ए बी एंड सी किसके साथ सिमिलर होगा? ए है 90, तो इधर डी है 90, बी दोनों में कॉमन है और एक बचा ए, तो ए बी सी किसके साथ सिमिलर होगा, डी बी ए। अब यहां सिमिलैरिटी अप्लाई करो और आपके पास बीसी आ जाएगी बच्चों। बताओ कितना होगा आंसर, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू, सॉरी ए बी अपॉन डी बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी ए इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी ए। आपको बतानी है क्या, बीसी की लेंथ। अगर बीसी की लेंथ बतानी है तो आप ये देखो, आपके पास ए बी है √52 अपॉन डी बी है आपके पास 4, इधर से बीसी अपॉन √52, तो यहां से बीसी कितना आ जाएगा बच्चों, 4 BC इक्वल्स टू 52, तो बीसी की लेंथ कितना आ जाएगी आपके पास 30। समझ आई बच्चों बात? इस क्वेश्चन में आपको छोटे वाले ट्रायंगल, जो आपको मैंने बेसिक में समझाया था, ये छोटे वाले ट्रायंगल की पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलैरिटी अप्लाई करनी पड़ेगी।
एक सबसे बेसिक मेथड तो इस क्वेश्चन का ये है। उसके बाद भाई अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ रिजल्ट नोट कराए थे। उसके बाद अगर आपको याद हो सिमिलर करना, दोबारा बताओ। देखो भाई ये ए कितना है आपके पास? एक को तो आप कैसे भी लिख लो, एक में तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, एक को तो कैसे भी लिख लो जैसा मन करे। अब देखो ए है 90 डिग्री, तो आप इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, डी ए और बी में एक है 90, तो इधर से 90 कौन होगा? डी वाला 90 होगा। उसके बाद ये जो एंगल बी है, ये तो दोनों में कॉमन है। भाई ये जो एंगल बी है, ये तो छोटे वाले ट्रायंगल में भी और बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, तो बी तो आपके पास खुद से ही कॉमन है। जब एक ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब थर्ड वाला तो खुद इक्वल हो जाएगा। तो आपने यहां सिमिलरिटी अप्लाई कर दी। तो देखो आपके पास, बताओ बच्चों ये बात समझ आई? भाई जब आपको ये ट्रायंगल बनवाया होगा अभी सिमिलरिटी में, तो आपको कुछ रिजल्ट नोट कराए होंगे। तो उसमें से एक रिजल्ट ये होगा आपके पास कि भाई ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू डी बी। आपको ये रिजल्ट नोट कराया होगा ना। और ये रिजल्ट कैसे आया तब तो नहीं बताया था, लेकिन अब तो समझ आ गया होगा ना। जब आपने इस छोटे वाले में और कंप्लीट बड़े वाले में सिमिलरिटी अप्लाई करी, तो ये आपने सिमिलरिटी अप्लाई कर दी। तो जैसे आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। और यही रिजल्ट तो आपको याद करने के लिए बोला था। तो ये रिजल्ट ऐसे आया, और अब आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर दो। समझ आई बच्चों बात? वहां इसलिए नहीं समझाया था क्योंकि अब ये क्वेश्चन में आएंगे, अब मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा। तो ये वाला जो रिजल्ट आपको याद करने के लिए बोला था, ये ऐसे आया। फिर जब आप सबको सिमिलर करोगे ना, तो एक एक रिजल्ट ऐसे मिल जाएगा आपको। तो अब देखो ए बी कितना है आपके पास? √52। तो √52 का स्क्वायर कितना होगा? 52 इक्वल्स टू बी सी आपको फाइंड आउट करना है। डी बी कितना है आपके पास? 4। तो बी सी कितना आ जाएगा आपके पास? 30। तो अगर इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद रखोगे, तो क्वेश्चन आपका ओरल हो जाएगा, वरना थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो ये वाला जो आपको रिजल्ट नोट कराए थे ना, इसको आप जरूर याद रखना, जरूर जरूर और जरूर याद रखना। और एक बात ये भी याद रखना, जब आप एक राइट एंगल के अंदर एक और राइट एंगल बनाओगे, तो वहां सिमिलरिटी अप्लाई होगी। भाई एक आप छोटी सी बात सोचो, जब आप एक राइट एंगल के अंदर एक और राइट एंगल बनाओगे, तो वो ऐसा ही तो बनेगा। अगर ऐसा ही बनेगा तो आपके पास इतने रिजल्ट लग सकते हैं। तो फिर बस आपको जहां भी ऐसा होगा कि एक राइट एंगल के अंदर एक और राइट एंगल बन गया, तो अब आपको पूरी ज्योमेट्री के बारे में नहीं सोचना। आपको बस ये जो 4-5 रिजल्ट नोट कराए हैं ना, आपको बस ये सोचना है कि इनमें से कौन सा लगेगा। समझ आई बच्चों बात? वरना फिर थोड़े से दुखी जरूर रहोगे। करो इसको सॉल्व। देखो ये होगा बच्चों एक्स, ये होगा 2। तो आपको यहां से एक्स की वैल्यू बतानी है। और भाई एक्स की वैल्यू बताओ। और ये ट्रायंगल तो मतलब एकदम रट लो ये बातें तो। एक्स अपॉन x-2 इक्वल्स टू x+2 अपॉन x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगी वैल्यू? सर x² - 4 इज इक्वल टू x² - x। बिल्कुल, x² से x² कट जाएगा। देखो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप कितना हो जाएगा? x² - x। इधर से करोगे तो ये कितना हो जाएगा? x² - 4। ये दोनों कट जाएंगे, x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 4।
समझ आई बच्चों बात? इसका आंसर होगा x की वैल्यू होगी यहाँ आपके पास 4। छोटू छोटू से क्वेश्चन है एकदम। बताओ अब इसका आंसर कितना होगा? फटाफट से ट्राई करते रहो। सर हाँ बोलो। सर पिछले वाले में थोड़ा डाउट है सर। हाँ सर। सर इसमें कौन सा कंडीशन में ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, क्योंकि हमें पता है सर सिमिलरिटी में ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी आना चाहिए ना सर। आप क्या कर तो सकते कोई हो, एक अगर कंडीशन आपको में। दो लेना है ना, नहीं देखो, आप या तो वो जो आपके पास तीन लेने हैं तो तीनों तो आपको पूरे लेने पड़ेंगे। एक सेकंड, इसको हटा दें भाई क्वेश्चन को, ये तो नोट कर ही लिया होगा। अगर देखो आपको तीनों साइड को लिखना है तो तीनों साइड को तो फिर आप ऐसे ही लिख सकते हो, ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी सी। अगर आपको तीनों साइड को लिखना है तब तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, लेकिन अगर केवल आपको इन दोनों साइड को लिखना है ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। लेकिन बस आप इन्हीं दोनों को ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको इन दोनों को लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आपको तीनों साइड को लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। समझ आई संजीत बात? ओके सर, अगर हम लोग सेकंड वाला इक्वेशन लिखते हैं तो फिर डी इक्वल्स टू बी डी ई बाई बी सी सिमिलर इक्वल नहीं आएगा ना सर? हाँ, फिर ये सिमिलर नहीं आएगा, डीई अपॉन बीसी सिमिलर नहीं आएगा। अगर देखो संजीत, आपको ये समझना है ना कि ये सिमिलर क्यों नहीं आएगा, भाई आप थर्ड वाले को किसी के इक्वल क्यों नहीं लिख सकते, तो आप क्या करना, मैं आपको समझाता हूँ, आप ट्राई करना, समझ आ जाएगा आपको। आप ना ये जो आपके पास इक्वेशन आई है इसको रिवर्स कर दो। भाई इसको हमने रिवर्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। रिवर्स करने के बाद संजीत आप क्या करना, तीनों जगह से -1 कर देना। जब आप तीनों, मैं आपको एक समझा देता हूँ संजीत, बाकी आप ट्राई कर लेना। भाई जब आप फर्स्ट वाले में से -1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ए डी ए बी माइनस ए डी अपॉन ए डी। तो आप ए बी माइनस ए डी को कितना लिख सकते हो, ये होगा ए डी। बी डी ए बी कहाँ है आपके पास, ए बी माइनस ए डी को आप लिख सकते हो बी डी। तो आपके पास आ गया बी डी अपॉन ए डी, आ गया ना ये। लेकिन जब आप इसको भी ऐसे लिख हाँ। सकते हो, लेकिन जब आप इसको माइनस करोगे ना तब आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे। इसलिए अगर आपको दो को लिखना है तो आप लिख सकते हो, थर्ड वाले को नहीं लिख सकते। आप एक बार इसको संजीत कंप्लीट करना, ठीक है? सर हाँ सर, ठीक है ओके सर। बोलो। सर एक बार ये वाला फिर से बता दीजिए, ए बी माइनस ए बी। इसको कोई समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत होती तो मैं बता देता। ओके सर। इसकी आपको कोई ऐसी जरूरत नहीं है, वो तो मैंने संजीत को भी बता दिया, वो ट्राई करेगा घर पे। अगर ये आपके लिए जल्दी होता, जरूरी होता तो मैं खुद ही बताता इसको आपको। आप इतनी टेंशन मत लो, इसको करो। बताओ फटाफट से आंसर कितना होगा। एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। अब देखो जब आप बार बार सिमिलैरिटी लिखते रहोगे ना तब आपको इसको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको एक मेथड खुद से ही समझ आ जाएगा। आपको बार बार सिमिलैरिटी लिखनी नहीं पड़ती, आप अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब बेसिक समझ रहे हो, तो आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन भाई आपको एक बात पता है कि आपके पास सपोज ये वाला एंगल है और ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो आप अगर इसके सामने वाली साइड लोगे पी क्यू, तो फिर बड़े वाले ट्रायंगल्स में से भी इसी के सामने वाली साइड लेनी पड़ेगी बीसी। तो अभी तो आप समझ रहे हो तो समझ लो, बाद में कुछ टाइम के बाद आपको इसको लिखना नहीं पड़ेगा। तो एपी कितना है 1, पीबी कितना है 2, ए क्यू कितना है 3, तो आपको एसी बताना है कितना होगा। तो आपके पास, सॉरी,
QC कितना आ जाएगा बच्चों? 6। 6 + 3 कितना होगा? 9। या तो आप इसको ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो 1/3 = 3/x। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी फिर उधर से? 9। ऐसे कर लो, बातें दोनों सेम ही है। समझ आई बच्चों बात? तुम्हें ज्यादा बातें समझाने भी अभी सही नहीं है। ये क्वेश्चन समझ आया बच्चों? करो इस क्वेश्चन को फटाफट से, मुझे इसका आंसर बताओ कितना होगा। बताओ बच्चों आंसर कितना होगा इसका। देखो क्वेश्चन में आपको बोला है आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। उसके बाद ए बी और ए सी पर 2 पॉइंट है आपके पास डी और ई। उसके बाद आपको बोला है ये जो ए बी है, ये जो ए डी है, ये 1/3 है ए बी के। तो इसका मतलब बच्चों अगर ए बी है आपके पास 3, अगर ए बी है आपके पास 3 तो ए डी कितना होगी? 1। अगर ए डी है आपके पास 1 तो फिर डी बी कितना हो जाएगी? 2। उसके बाद आपको बोला है कि भाई ये जो ए ई है ये 1/3 ऑफ ए सी है। इसका मतलब भी सेम होगा कि भाई अगर ए सी है आपके पास 3 तो ए ई कितना होगी? 1। अगर ए ई है आपके पास 1 तो ई सी कितना हो जाएगी? 2। उसके बाद आपको बोला है कि भाई बी सी है आपके पास 15, आपको डी ई बतानी है कितना होगी। बताओ बच्चों फटाफट से कितना होगी? 1/3 = x/15। तो x की वैल्यू कितना होगी आपके पास? 5। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? बताओ कोई दिक्कत? भाई इस ट्रायंगल के लिए आपके पास 2 ही पॉइंट थे, उन्हीं को सर अप्लाई कर। हाँ, बोलो। सर आपने एक बार एक हाफ वाला कॉन्सेप्ट बताया था। हाफ वाला कॉन्सेप्ट तो बताया। अच्छा सर इसमें ये कर सकते हैं कि हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू डी ई। बताओ बच्चों ऐसा कर सकते हो या नहीं कर सकते? मैंने भी यही पूछना था सर, आपने बताया था सर। आपने सर यूज तो सिमिलैरिटी का किया मतलब सर। बताओ आप यहाँ ऐसा कर सकते हो या नहीं कर सकते? बीसी को या वो डीई के। मिड पॉइंट होना चाहिए सर, डी तभी कर सकते हैं। एक सेकंड रुको। बताओ बच्चों, दोनों म्यूट कर लो होगा। बाकी जो आप कहानी सुन रहे हो बैठ के, बताओ कर सकते हो नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। भाई अगर आपको ये बताया था कि ये हाफ होगा तो ये भी तो समझाया होगा कि वो बराबर होगा, मतलब मिड पॉइंट होगा। देखो उसको भी तुम समझ लो अगर तुम्हें ये डाउट आया। एक सेकंड रुको, ये समझ आ गया बच्चों क्वेश्चन? देखो अभी समझाते हैं, उसमें भी कोई रटने वाली बात नहीं है। 1 सेकंड में समझ आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? अब आप क्या करो, इसको भी 1:1 कर लो। 1 सेकंड रुको, अभी समझाएंगे वो भी।
भी 1 कर लो और इसको इधर भी 1 कर लो। अब आप मुझे ये बताओ कि DE और BC कितना होंगी, करो अप्लाई। अब सेम सिमिलैरिटी अप्लाई करो। तो बच्चों आप क्या लिख सकते हो, AD अपॉन AB। रटना कुछ भी नहीं है, समझ लो आप। वो हाफ क्यों होती है ये भी समझ लो। AE अपॉन AC इक्वल्स टू DE अपॉन BC। भाई अब आपके पास AD है 1, AB कितना है 2, AE है आपके पास 1, AC कितना है 2, PE है आपके पास DE और BC है आपके पास BC। तो बच्चों आप इसमें सब किसी भी दो को ले लो, इन दोनों को ले लो। तो ये कितना होगा, BC बराबर 2DE और DE बराबर कितना हो जाएगा, BC अपॉन 2। तो अगर वो मिड पॉइंट पे कट करे तो हम डायरेक्ट ऐसा बोल देते हैं कि ये जो DE है ये BC की हाफ होगी। अगर ये 4 है तो ये 2 होगी। अगर ये बात याद ना रहे तो उसको भी मत रटो, सिमिलैरिटी तो पता है ना कैसे अप्लाई करते हैं, बस ऐसे समझ आ जाए। समझ आई आप दोनों को बात। करो बच्चों इसको, या फिर इसको स्क्रीनशॉट कर लो, आप होमवर्क में कर लेना। या फिर चलो कर लो, 1 सेकंड की तो बात ही है, कर लो। इतनी देर में तो आंसर आ भी गया होगा बच्चों का। नहीं कर लो कर लो, 1 सेकंड का तो क्वेश्चन नहीं होता है सिमिलैरिटी का। टाइम का पता चलना भी नहीं चाहिए जब आप पढ़ते हो। अगर आप पढ़ते टाइम देख रहे हो तो इसका मतलब आप टाइम काट रहे हो बस। बताओ इसका आंसर कितना होगा। भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 A²। अगर किसी को नहीं पता तो उसको अब पता चल गया होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होगा 3/4 A²। बताओ भाई कितना होगा आंसर। ए बी पर है P, ये है Q, PQ पैरेलल है BC, PQ है आपके पास 5। तो आपको APQ का एरिया बताना है क्या होगा। सो चीप क्वेश्चन, बताओ। भाई इतने दुखी क्यों हो गए। आप मुझे एक बात बताओ, अगर PQ और BC ये दोनों पैरेलल हैं तो ये जो एंगल B है ये इस एंगल Q के P के इक्वल होगा। भाई अगर BC और PQ पैरेलल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और जब आप इधर से इनका नाम क्या होगा, चेक कर ले नाम याद है या नहीं। बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और आप मुझे ये बताओ, सेम ऐसे ही जैसे B और P आपस में इक्वल हैं, सेम ऐसे ही C और Q भी आपस में इक्वल होंगे। और अगर आपके पास ट्रायंगल है इक्विलेटरल, इस बात को समझो आप, अगर आपके पास ट्रायंगल है इक्विलेटरल तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा 60 और ये एंगल भी कितना होगा 60। और एंगल A तो आपके पास खुद ही 60 है। तो आप देखो अगर B और P आपस में बराबर हुए तो इसका मतलब ये भी कितना होगा 60। और C और Q आपस में बराबर हुए तो इसका मतलब ये भी कितना होगा 60। तो बच्चों ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है आपके पास APQ, ये भी तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। भाई ये जो APQ है ये भी तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है √3/4 A²। A की वैल्यू है 5, तो एरिया कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा। √3/4 5 का स्क्वायर
मतलब 25√3/4। बस ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चों यहां तक की कहानी समझ आई आपको? तो आप ज्योमेट्री को बच्चों देखो कैसे भी कर लो, लेकिन ये ज्यादा इजी पड़ेगा। आपको डायरेक्ट पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये सारे 60-60 होंगे। अगर कंप्लीट ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए पी क्यू भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 A²। तो बच्चों मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, इस ज्योमेट्री को आप साथ के साथ करते रहो, और जब आप आगे के टॉपिक करते हो तो पीछे के टॉपिक को हर बार रिवाइज करो। प्री की टेंशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी। मेंस में सोचो 15 में से 15 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय बच्चों। वेलकम बच्चों, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।